क्रांति, ठीक है, उसमें का कुछ पार्ट है। आइए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। क्या लिखा है? फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। यानी फ्रांस की स्थिति उस समय एकदम से बेकार थी, इतना बेकार थी कि पूरी दुनिया फ्रांस की ओर ध्यान लगा के बैठी थी। फ्रांस वाले कर क्या रहे? एक ऐसा राजा जो अपने भोग विलास की जिंदगी जीता था और एक ऐसी रानी जो अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीती थी। पूरी जनता परेशान थी। परेशानी का कारण था भूखमरी, गरीबी, असंतोष और अर्थव्यवस्था फैली हुई। पूरी दुनिया उसको निगाह करके देख रही थी फ्रांस में क्या हो रहा है। वहां के लोगों ने क्रांति किया, वहां के राजा और रानी को मार दिया। राजा को 3 साल बाद और उसके बाद रानी का भी वही हासिल किया। उसमें का जो कुछ पार्ट बचा था, आइए बिना देरी के हम उसको स्टार्ट करते हैं। लिखा है फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण बनी रही। यानी वहां का जो शासक था लुई सोलहवां, उसने देश के मतलब क्या करता है, देखिए संविधान का हस्ताक्षर तो कर देता है, लेकिन जनता को पता नहीं होता है कि हस्ताक्षर किया है तो इसमें झोल भी कर दिया है। इसने आसपास के जो राजा थे ना, गुप्त संधि कर दिया था। इसने गुप्त संधि करके प्रथा चला दिया था। क्या किया था? गुप्त संधि करके प्रथा चला दिया था ना कि लोगों को पता नहीं चलेगा। पूरे देश के आसपास के लोग चिंतित थे, पूरी दुनिया चिंतित थी। क्यों चिंतित थी? क्योंकि इसने ना राजतंत्र हटा के और लोकतंत्र की स्थापना करने पर हस्ताक्षर कर दिया था। लिखा है 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। यानी इस संधि में ऐसा था कि हम तो ऐसा कर देंगे, लेकिन क्या करना है आपको? इसमें सेना भेजना है ताकि हम लोकतंत्र को कुचल सके। लेकिन अब तक इस योजना पर अमल होता है। अप्रैल 1992 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं राष्ट्रीय विरोधी युद्ध की घोषणा कर दी। नेशनल असेंबली एक सभा होती है, इसने प्रसा और राष्ट्रीय विरोधी युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, जब युद्ध की घोषणा कर दी तो लोगों की संख्या ज्यादा जुटने लगी, खासकर युवकों को। क्यों? सेना में जाने के लिए। सेना में जाएंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा और वहां पे भूखमरी बेरोजगारी चरम सीमा पे थी। ठीक है, आगे क्या होता है? सब लोग जुट जाते हैं। किस लिए जुटते हैं? अपने रोजी रोटी कमाने के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए सारे लोग जुटते हैं। और जुटने के बाद से क्या होता है कि वहां पे भगदड़ टाइप की स्थिति हो जाती है, पूरे लोग परेशान हो जाते हैं और उसके बाद से राजा के खिलाफ से विद्रोह होना शुरू हो जाता है। मतलब एक तो सबसे पहले जब कोई भी लड़का सेना में जाता है तो उसका देशभक्ति ज्यादा होती है। इन लोग के अंदर होठों पे भी देशभक्ति एकदम से कूट-कूट के भरी हुई थी अपने देश के लिए। इसमें एक मार्सिल आता है, कहा गया उनमें एक कवि राजेर दी लाइन द्वारा रचित मार्सिले, यानी मार्सिले ना फ्रांस का राष्ट्रगीत बन जाता है, राष्ट्रगान बन जाता है आगे चल के। यह पहली बार मार्सिलेस के स्वयं सेवियों ने पेरिस को कुछ करते हुए गाया था। यानी देश में किसी भी देश में जब लड़ाई लगती है तो उसके लिए कुछ गान की भी जरूरत पड़ती है, राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो, लोगों को उत्तेजित करने के लिए। ठीक है, तो क्या मार्सिलेस है ना, एक कहां का राष्ट्रगान बन गया है? फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया। लिखा किसने था? राजेर दी लाइन। किसने लिखा था? राजेर दी लाइन ने लिखा। क्रांतिकारियों ने युद्धों से जनता को भारी क्षति हुई। क्या है? क्रांतिकारी युद्धों से जनता को क्या हो रहा है? भारी क्षति हो रहा है। उसके बाद से क्या हो रहा है? भारी क्षति हुई और उसके बाद आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। आर्थिक कठिनाइयां किसको झेलनी पड़ी? बताइए। कहीं भी युद्ध होगा तो हमारे पुरुष जाएंगे, महिलाओं को घर से बाहर निकलना पड़ा। निकलने के बाद अपना रोजी रोटी और बच्चों को पालने के लिए संघर्ष करना पड़ा महिलाओं को। लिखा है रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधे पे आ पड़ी। सही है। अब देखिए एक सबसे बड़ी बात है ना, अगर एक मां है ना अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर सकती है, लेकिन एक पिता के ऊपर अगर मां नहीं है बच्चे को पालने की जिम्मेदारी आ जाए तो हालत खराब हो जाता है। तो एक मां अपने बच्चे को कैसे भी पाल सकती थी। और उसमें मेन मुद्दा क्या था? मतलब ज्यादा जो फ्रांस वाले थे इतना कमी थे कि हमेशा सबसे लड़ते रहते थे। जब सबसे लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, मारने के बाद में क्षति होगी, अनेक प्रकार की कठिनाइयां होगी, आर्थिक स्थिति से लेकर सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति सब डावाडोल हो चुकी थी। तो ये लोग क्या कर रहे थे? महिलाएं आगे आई और क्या किया? अपना बड़ी संख्या में हिस्सा ले रही है, वो लोग भी लड़ाई लड़ रही है और अपना फैमिली चलाने के लिए कुछ कर रही है वहां की महिलाएं। ठीक है, आगे है एक कन्वेंट कहा गया मतलब कुछ लोग जमा हो जा रही है महिलाएं अमीरों के खिलाफ। क्या कर रही है? क्या लिखा है? 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही थी। क्या था? मतलब एक संविधान जो था जो 1791 में पारित हुआ था उसमें सिर्फ अमीरों को ही फायदा मिलने वाला था, गरीब लोग काफी ज्यादा परेशान थे। तो क्या कर रहे हैं ना लोग? राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। एक ऐसी जगह थी जहां पे लोग इकट्ठा होते थे, सरकारी नीतियों और अपनी योजनाओं पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। जैकोबिन क्लब एक ऐसा जगह जहां पे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर अपनी मंत्रणा करते थे कि देश को कैसे चलाना है। ठीक है, आगे है जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कन्वेंट ऑफ सेंट जेप के नाम पर पड़ा। किसके नाम पे पड़ा था? भूतपूर्व कन्वेंट ऑफ सेंट जेप्स। किसके नाम पे? कन्वेंट ऑफ सेंट जेप्स के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया। यानी सारी कार्य की योजनाएं वहीं से शुरू होने लगी, सारी कार्य की योजनाएं वहीं से शुरू होने लगी थी। ठीक है, इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने अपने क्लब बना लिए। महिलाएं भी अपना क्लब बना ले रही हैं। इस अध्याय के 4 खंड में आप उसकी गतिविधियों की मांगों के बारे में जानेंगे। 4 खंड में है, 4 खंड में बताया गया है कि उस क्लब में क्या क्या नीतियां थी। पहला है जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। जैकोबिन क्लब के सदस्य थे समाज के किस हिस्से से आते थे? कमजोर हिस्से से आते थे। ठीक है, दूसरा है इसमें है आगे है इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर थे। जैकोबिन क्लब के सदस्य थे कौन-कौन आते थे? छोटे दुकानदार, कारीगर, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साफ सफाई करने वाले और नौकर और दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उसका नेता मार्सिलियन रोबेस्पियर था। कौन था हम लोग का नेता? मार्सिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ये लोग कपड़ा एक पहनते थे। कौन सा कपड़ा था? कौन सा कपड़ा पहनते थे लोग? धारीदार। आगे हम लोग दिहाड़ी मजदूर था। जैकोबिन क्लब के बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया था। जो कौन कामगार थे? गोदी। ठीक है, ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले, ब्रिसेस घुटना पहनने वाले कुलूने से खुद को जो चित्र बनाता है कि महिलाओं को भी आजादी और अपना जीवन जीने का हक है। तो इस तरह से महिलाओं ने घर से बाहर आना शुरू किया, अपना फोटो शूट कराना शुरू किया। नहीं तो महिलाओं को सिर्फ क्या थी? राजा के लिए भोग विलास की जिंदगी जीने की एक माध्यम थी, एक पहली थी। आगे क्रियाकलाप में कुछ लिखा है। क्रियाकलाप में लिखा है, चित्र को ध्यान से देखिए और उन वस्तुओं की सूची बनाइए जिन्हें आपने राजनीतिक प्रतीकों के रूप में बॉक्स 1 में देखा था। लाल टोपी, टूटी हुई जरी, छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, अधिकारों का घोषणा पत्र, पिरामिड समानता का प्रतीक है। क्या है? ये जो भी है लाल टोपी, टूटी हुई जंजीर, छड़ों की बर्छीदार गट्ठी, अधिकारों का घोषणा पत्र। यानी ये जो महिला ली हुई है, शायद इसमें है, ये जो टोपी हुई है, बर्छी हुई है, ये अधिकारों का घोषणा पत्र ली हुई है। इसमें स्पष्ट दिखाया गया है कि सबको मतलब इनको अपना जीवन जीने का अधिकार मिला है। सब कुछ क्या है? पिरामिड की समानता का प्रतीक है। लोगों को समान अधिकार मिल गया। आगे है जिसे अक्सर एक त्रिभुज के रूप में दिखाया जाता था। इन प्रतीकों की सहायता से इस चित्र की व्याख्या करें। स्वतंत्रता की प्राप्ति इस महिला मूर्ति के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमसे पूछा गया है। तो क्रियाकलाप हम लोग को करना नहीं है। आगे आते हैं हम लोग। लिखा है जैकोबिन क्लब को 100 कुलात के नाम से भी जाना जाता था। जैकोबिन क्लब को किस क्लब के नाम से जाता था? 100 कुलात के नाम से। ये उसके लिखा बिना टोपी वाले 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। यानी जो टोपी था इनका लाल रंग की टोपी स्वतंत्रता का प्रतीक था। आगे लिखा है कि महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। जो चित्र दिखाया गया उसके बाद महिलाओं को पहनने का भी अनुमति मिलता है। 1792 की गर्मी में जैकोबिन क्लब ने खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। मतलब ये लोग जब अकाल पड़ता है तो क्या करते हैं? विद्रोह की योजना बनाते हैं। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरियल के महल पर धावा बोल देते हैं। किस महल पे? ट्यूलेरियल के महल पे 10 अगस्त की सुबह में धावा बोलते हैं। राजा के रक्षकों को मार डाला, खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाया। राजा को मारते हैं, राजा के रक्षकों को मारते हैं, राजा को कई घंटों तक बंधक बनाते हैं। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव दे दिया। अच्छा तो तब हुआ जब शाही परिवार राजा के परिवार को
जेल में डाल देने का प्रस्ताव पास कर दिया गया और आर्डर दे दिया गया। नए चुनाव कराए गए 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष चाहे उसके पास संपत्ति हो या ना हो मतदान का अधिकार दे दिया गया। 21 वर्ष से ऊपर वाले सभी को मत देने का अधिकार दे दिया गया चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो। यानी इसमें से इन लोग को एक नया किरण दिखाई दे रही है। अब आगे देखिए लोग क्या करते हैं। नवनिर्वाचित असेंबली को क्या करते हैं लोग, नवनिर्वाचित असेंबली का नाम दिया गया। इसे क्या नाम दिया गया, नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। क्या नाम दिया जा रहा है, कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसे राजतंत्र का अंत कर दिया। कब राजतंत्र का अंत हुआ, 21 सितंबर 1792 को। आगे लिखा है फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। तो क्या होता है 1792 के बाद यहाँ पे चुनाव होता है, लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। ठीक है, आगे हम लोग आएंगे। आगे लिखा है लुई सोलावा को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी जाती है। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कार्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। उस जगह का नाम क्या था, प्लेस डी ला कार्ड, प्लेस डी ला कार्ड। आगे लिखा है उसका मतलब फांसी की सजा कब हुई, 21 जनवरी 1793 को। जल्द ही रानी मेरी अंतोनियत का भी वही हंस रही है। मैं बताया था कुछ दिन पहले ही जब पहला पार्ट था कि राजा को एक पूरे सार्वजनिक जगह में गर्दन खींच के फांसी दी गई थी और ऐसे नहीं पहना कुछ नहीं पहना गया, मारा गया, गर्दन टूट गया। ठीक है, और उसके बाद से रानी का भी वही हंस हुआ क्योंकि लोगों ने पूरी जिंदगी ऐशो आराम की जिंदगी बिताई थी। आगे क्या लिखा है, आतंक का राज, आतंक का राज लिखा है 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। किसके काल में, फ्रांस की क्रांति में 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड नीति की सख्त नीति अपनाई। वहां का सम्राट कौन बन रहा है, रोबेस्पियर नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाता है। आगे क्या करता है, उसके हिस्से से गणतंत्र के जो शत्रु थे, कुलीन और पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति बनाए रखने वाले पार्टी सदस्य। अब देखिए कोई चोर है, वैसा चोरी किया, उसको बोल दिया साधु बनने के लिए तो बड़ा कष्ट होगा, बहुत समय लगता है। अब मान लीजिए कुलीन और पादरी वर्ग वाले जितना आतंक मचाए थे, जितना इसलिए लोगों को दुख हो रहा था, ठीक है, इसके खिलाफ हो गए थे लोग। लिखा है ना, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ये क्या करता है, रोबेस्पियर ने सबको उठा के जेल में डाल दिया। ये क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उसको मुकदमा चलाया गया। क्या किया गया, एक क्रांतिकारी न्यायालय बनाया गया और उनके मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनकी सिर कलम कर दिया जाता था। इसीलिए बोला है आतंक का राज। रोबेस्पियर ने फ्रांस की जनता के लिए तो सही किया, लेकिन पूरी तरह से देखा जाए अंतरराष्ट्रीय रूप से तो ये सही नहीं था। किसी का सर कलम करवा देना या फिर एक ही बार तुरंत फांसी की सजा दे देना, तो ये उचित तो नहीं था। लिखा है गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। मैं बताया सिर को कलम कर देना, सिर को काट दिया जाता था। तो क्या किया था हम लोग देखे होंगे फिल्मों में, दुबई से होता है, मुगिया हमला कर सिर वाला के मारते हैं, खत्म, बस यही काम करता था। अच्छा हम लोग भी लोगों से सीखे होंगे क्योंकि तो बहुत बड़ी बात है। इस मशीन का नाम, इसके आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन के नाम पे पड़ा। डॉक्टर गिलोटिन ने इस मशीन का आविष्कार कर दिया, आदमी को सुता के गर्दन काटने वाला, इसके नाम पे पड़ गया। असली सलाह किसके खिलाफ गया था, तो देखिए कौन कौन थे, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों के खिलाफ। अरे बड़ा आतंक मचाया था। जापानियों का हाल है, जापानियों को मारने थोड़ी थे, वो तो क्या बोलते हैं ऊपर वाले को मंजूर जो था वो हो गया। तो जापान पूरी दुनिया में सबसे लतखोर अगर किसी ने आतंक मचाया था, एकदम आतंक का माहौल था, तो ये जापान के लोगों ने किया था। हमने पढ़ा है कि उस बुक में लिखा था जापान के लोग ना पूरी दुनिया के लोगों को जबरदस्ती बोलते थे कि मतलब इनका जहां भी रहा था जापानी नहीं बोलोगे तो मार देते थे। क्योंकि हम लोग भी गुलाम रहे ना, हम लोग को बड़ा गुलाम है। कितना मान लीजिए 80 साल से गुलामी की जंजीर को तोड़े हम लोग, इसके पहले हम लोग भी गुलाम थे। अगर हमने तो ये करते कि बोलते कि ना तुम लोग भी अंग्रेजी बोलोगे तो मार देंगे, पूरी दुनिया साफ हो गई होती, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, राज की आतंक मचाया अलग का मैटर है, लेकिन जबरदस्ती भाषा तो नहीं बुलवाए। जापानी क्या करते थे, जबरदस्ती भाषा बुलवाते थे। जो जापानी भाषा नहीं बोल पाता था उन लोग गर्दन काट दिया करते थे या फिर दीवार में चुनवा दिया करते थे। वो भी अलग टाइप से क्या करते थे, जमीन गड्ढा खोदते थे, गड्ढा खोदने के बाद क्या करते थे, सीमेंट बालू लाके उसको भर देते थे और सबको ऊपर से छोड़ देते थे, बस तड़प के मर जाते थे लोग। इतना आतंक किए थे ना जापान वाले, फिर सबको काट के लेके घूमते हुए पार्टी में लेके चले जाते थे। ऊपर वाला भी नहीं देखा, इतना बेकार हौसला अमेरिका किया कि धीरे-धीरे फिर से जापान जाग रहा है। तो क्या होता है, अगर कोई भी आदमी आतंक मचाता है तो उसका भी एक दिन आ ही जाता है, उसको भी जाना है। क्या किया इन लोगों ने, जितने लोग आतंक मचाए थे, कुलीन और पादरी वर्ग के लोग, इन सबको तहस-नहस करना शुरू कर दिया। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी व कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। क्या कर रहा है, ऐसा कानून बना रहा है कि मजदूरों को अच्छी मजदूरी मिले और अधिकतम सीमा तय करता है। गोश्त व पावरोटी की क्या राशनिंग कर दी गई। गोश्त यानी मीट जो मांस लोग खाते हैं उसका पावरोटी की राशनिंग कर दी गई, घर में पहुंचाया जाने लगा। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। यानी क्या करता है, ये 2-3 साल तक शासन अपना ठीक चलाता है, इसके बाद फिर इसने भी किसानों पे जुल्म उठाना शुरू किया, फिर इसको भी हटाया जाता है। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सफेद जो आटा था महंगा, उस पर रोक लगाया गया। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और क्या बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समान रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। जैसे हम खाना खाते हैं उस टाइप की रोटी अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। बोले है ना 2 साल तक एकदम अच्छा शासन चलाएगा, उसके बाद ये भी मतलब थोड़ा सा अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, फिर बाद में इसको भी हटा दिया जाता है। थोड़ा सा इसको भी ध्यान देते हैं। लिखा है स्वतंत्रता लिबर्टी क्या है, दो परस्पर विरोधी विचार। इसमें क्या 1793 में लिखा कि कुछ दिनों बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। इसे फांसी दे दी जा रही है क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेसमालिन्स को। किसको, क्रांतिकारी पत्रकार होता है कैमिल डेसमालिन्स, उसको दे दी जाती है। उसके बाद लिखा है कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की आवश्यकता से गुजरना पड़ता है। ये सही है, एक तरह से सही भी लिखा है कि स्वतंत्रता क्या है, शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना पड़ता है। आगे लिखा है परसों कुछ और है, स्वतंत्रता सुख शांति और विवेक है, समानता और न्याय। चूंकि अपना विचार दिया है इन्होंने 2 पार्ट में लिखा है, स्वतंत्रता सुख है, शांति है, विवेक है, समानता और न्याय अधिकार की दूसरा पत्र है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट भी सही था। चूंकि हम लोग इसको क्रियाकलाप तो करना नहीं है, आगे हम लोग चलेंगे। आगे लिखा है इसमें संबोधन में बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मानसेस्की यानी महाशय एवं मदान महोदय के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं को सिटोयन यानी नागरिक और सिटोयन यानी नागरिक का नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उसके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्त लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही करने लगे। मतलब इतना अच्छा शासक जो फ्रांस की जनता में एक बार जब लोकतंत्र की स्थापना होती है तो आता है लगता है कि फ्रांस के लोगों के लिए मसीहा है, लेकिन अपने ही लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि उसकी नीति अपने ही लोगों को पसंद नहीं आती है। ठीक है, अंततः 1794 न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले दिन इसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। कि किसको चढ़ा जाता है, रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही करने लगे। अंततः 17 जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहरा दिया जाता है, गिरफ्तार करके उसे अगले दिन गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है। यानी रोबेस्पियर को भी फांसी या फिर बोले गर्दन काट की सजा दे दी जाती है और ये भी मर जाता है। लोगों के लिए तो अच्छा काम करता है, लेकिन उसके खिलाफ जब आदमी अपने आदमी उसके खिलाफ हो जाते हैं तो उसे भी सजा हो जाती है। तो इसलिए 2 साल था उसको क्या बोला गया था, फ्रांस से आतंक का काल बोला गया था ना, 1793 से लेकर 1794 तक। ये इसको देखते हैं, थोड़ा सा चित्र देख के चलेंगे। लिखा है डायरेक्टरी शासित फ्रांस, मतलब इसमें क्या होता है, बाद में जैकोबिन क्लब सरकार का पतन हो जाता है, उसके बाद से मध्यम क्रम संपन्न तरीके से सत्ता के पास आती है, फिर बाद में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं इसको अपनी सत्ता में चलाते हैं। पूरा किताब वैसे नहीं पढ़ना है। क्या लिखा है, क्या महिलाओं के लिए क्रांति हुई। देखिए लिखा है ना, महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने परिवर्तन लाने के लिए गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। इन महिलाओं ने, मैं आपको बता चुका हूं कि महिलाओं ने क्या किया था, 12 घंटे 4 घंटे काम को करवाया, बाल बाड़ी की व्यवस्था की, लकड़ियां जो नहीं सुनने दिया जाता था उसके लिए फाइट किया, संघर्ष किया महिलाओं ने। तो बहुत क्या की थी, लोग सक्रिय रूप से शामिल थी और उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी शासन को उनकी जीवन सुधारने में ठोस कदम उठाएगी। यानी तीसरे स्टेट के जो लोग थे वो लोग अधिकांश महिलाएं ही थी। इन लोगों ने आगे लिखा है इसमें
कुछ लिखा है आगे। वे सिलाई बुनाई कपड़ों की बुनाई करती थी, मैंने अपना परिवार चलाने के लिए जब लोग मार दिए गए तो कुछ कर रही है, फल फूल सब्जियां बेचती थी तथा अन्य अपन घरों में घरेलू काम करती थी। महिलाएं वहां पे क्या कर रही थी, एक तरह से ऋण के स्तंभ साबित हो रही थी लोगों के लिए। वैसे पूरा बहुत नहीं पढ़ना है हम लोग को, उतना ही पढ़ना है जितना समझ में आ जाए। लिखा है द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। क्या था, इसकी प्रमुख एक मान लिया था कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अभी बताया कि वोट देने का अधिकार के लिए महिलाओं ने लड़ा था, वहां पे उन लोगों ने बोला कि हमें भी वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जो कि वहां पे नहीं था। क्या था, 25-21 वर्ष से उम्र के लोग, अधिक उम्र के लोग मत दे सकते थे, इसको भी महिलाओं ने क्या किया, बोला कि हमें भी राजनीतिक अधिकार होना चाहिए। क्या था उसके बाद लिखा है, महिला इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। निष्क्रिय सक्रिय नहीं है, आप किसी वोट देने का अधिकार आपको नहीं है, सिर्फ पुरुष देंगे। आगे लिखा है, महिलाओं ने मताधिकार असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। महिलाएं काफी होशियार थी, वो लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग भी चुन के जाएंगे और राजनीति में आएंगे। उनका मानना था कि तभी नहीं सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। देखिए कोई भी तरह का ग्रामीण मुद्दा तभी उठेगा जब गांव से चुना हुआ नेता आगे जाए। महिलाओं को लगा कि महिलाएं आगे जाएंगी, तभी महिलाओं को क्या क्या समस्या है इसके बारे में महिला आगे जाके बताएंगी। बाद में क्या किया जाता है, महिलाओं को मर्दों के समान अर्जी देने का अधिकार दे दिया जाता है, कलाकार बन सकती है, घूम सकती है, व्यवसाय कर सकती है। फिर लिखा है राजनीतिक अधिकारों के लिए, और उसके बाद महिलाएं नहीं मानती है, बोलती हैं कि पूर्ण रूप से हमें स्वतंत्रता नहीं मिली है, इसके लिए महिलाएं फिर से क्या कर रही है कि संघर्ष कर रही है। इसलिए लिखा महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक के महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक के राज के दौरान सरकार ने महिलाओं को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लागू कर दिया था। जो समय क्या चला था, 1793 से 1794 के समय महिलाओं को मतलब फिर से घूमने की आजादी हटा दी गई थी। आगे लिखा है, क्या लिखा है, रोलम प्रदेश के घोषणा पत्र में उल्लेखित कुछ मूलभूत अधिकार है। औरत जन्मजात स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है, इसलिए महिलाओं के लिए आवाज उठाई और महिलाओं को बोला कि आप लोग जन्मजात स्वतंत्र है, महिला पुरुषों के समान है। आगे लिखा है कि सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष और महिलाओं को नैसर्गिक अधिकारों पर संरक्षित करना है। ये अधिकार स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रति रोध का अधिकार। तो इसको नहीं पढ़ना, मतलब महिलाओं को बोलते हैं कि महिलाओं को भी इस तरह से आजादी होनी चाहिए। ये अपने लेख में लिखते हैं और शायद महिलाओं के द्वारा कुछ तैयार भी किया जाता है। 1793 में ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ज्यादा। आगे लिखा दास प्रथा का उन्मूलन, मतलब दास प्रथा के जो कैदी लोग थे जबरदस्ती कैदी बना दिया जाता था या फिर इन लोगों को बेच दिया जाता था, इन लोगों का उन्मूलन कर दिया गया, इनको हटा दिया गया। फिर से क्या करता है कि इसमें जैकोबिन सुधार कर दिया गया और कैरेबियाई जैसे क्या करते थे ना, यहाँ से लोग अपने नागरिकों को दूसरे देश में बेच दिया करते थे। गरीबी इतनी ज्यादा थी दूसरे देश में लोगों को बेच दिया करता था। देखिए इसमें लिखा फ्रांसीसी सौदागर बर्डे और नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाया करते थे। देख रहे हैं, मतलब ये लोग अपने देश से दूसरे देश में क्या करते थे, गरीब लोगों को बेच देते थे, जहां से स्थानीय सरकारों से दास खरीदते थे। महिलाओं को पता नहीं चलता था कि हमारा जो घर से आदमी गया लड़ने के लिए गया है आएगा कि नहीं आएगा, इतना अत्याचार था। इसके खिलाफ महिलाओं ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी। लिखा है 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था, वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था दास श्रम के बल पर। मतलब इतना अत्याचार किया जाता था कि जबरदस्ती आपको जाना है, आप हंस के जाइए चाहे रुक जाइए, आपको अपना फैमिली छोड़ के जाना है, मतलब दूसरे राजा के पास, और वहां पे आपको काम करना है। दास प्रथा चल रही थी। जैसे दास प्रथा तो अपने यहाँ चली थी, अंग्रेज लोग पैरों में बेड़िया, हाथों में बेड़िया, गर्दन में बेड़िया बांधते, लेकिन लोग बेचते नहीं थे, मार पीट के यहीं पे रखते थे। हम लोग बोल सकते हैं अगर दूसरे जैसे फ्रांस कंपेयर करें तो अभी अंग्रेज वाले जो चोटा थे नहीं ठीक थे उन लोगों के कंपेयर में। आगे लिखा है असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया, लेकिन 1794 के कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया। किसमें कर दिया गया, फ्रांसीसी उपनिवेश, यानी उपनिवेश जो फ्रांस के ऊपर राज करने वाले जो सत्ताधारी लोग बैठे थे, बोल रहे हैं 1794 में लोगों को छोड़ दिया गया। ऐसा कानून पारित किया जा रहा है। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में हुआ। कब हुआ, 1848 में क्या हो रहा है, दास प्रथा का उन्मूलन। इसको याद करिएगा, दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। कब, दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया है, 1848 में। कब कर दिया गया, 1848 में इन लोगों को दास प्रथा से हटा दिया गया। कितना बात को समय मिनट हुए। आगे लिखा है क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्या है, क्या राजनीतिक लोगों का पहनावा, आगे लिखा है क्या राजनीतिक लोगों का पहनावा उनकी बोलचाल उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है। मतलब हम लोग सवाल कर रहे हैं, इसमें ऐसा भी दिया 1789 के बाद वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं, बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता, समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। जैसे बोल रहा है ना, लोगों को क्रांतिकारी और स्वतंत्रता के समान एक ऐसी प्रथा बनाई जा रही है और लोगों के अंदर तक जाने का प्रयास किया जा रहा है। बास्टिल के विध्वंस के बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वो था सेंसरशिप की समाप्ति। क्या थी, सेंसरशिप की समाप्ति थी। प्राचीन स्वतंत्रता के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताबों, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंजित किया जाता था। 1789 के बाद से जब राजा को फांसी दे दी जाती है, उसके बाद से जब मतलब उसके पहले की बात है कि ये सब जो भी पास करना था राजा ही पास करता था, परंतु अब अधिकारों के घोषणा, भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार दिया। मतलब अब क्या था कि जो चुने हुए लोग थे उसको पास कर सकते थे। आगे लिखा है गांव देहात तक जा पहुंची थी। क्या जा पहुंची थी गांव देहात तक, इसमें लिखा है परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरें की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से अपने गांव देहात तक जा पहुंची थी। यानी क्या थी, फ्रांस की जनता पूरी रूप से पढ़ी नहीं थी, तो क्या थी उस समय चित्र तो ज्यादा छापे जाते थे। चित्र छापने से मतलब था कि जो अनपढ़ लोग थे वो भी चित्र को देख के समझ जाते थे कि क्रांति हुई है या फिर आजादी मिला है, ये हम लोग का झंडा है। और जो लोग पढ़ते थे ना, ऊंचे स्वर में पढ़ के उन लोगों को सुनाते थे ताकि उन लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, आगे लिखा मुट्ठी भर ही शिक्षितों के लिए संभव था, जो लोग शिक्षित थे दूसरों को भी पढ़ाते थे। आगे कुछ अब सारांश दिया पाठ लगभग हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर लिया। लिखा 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। 1804 में कौन आता है, नेपोलियन बोनापार्ट। तो 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित करता है। उसने पड़ोसियों के यूरोपीय देशों के बीच प्राप्त यात्रा शुरू कर दी। जब ये आता है तो ये भी लगता है लोगों को कि हाँ ये मसीहा का काम करेगा, इसने भी युद्ध करना जारी रखा। और इसके बाद नेपोलियन का भी वही हश्र होता है जो इसके पहले गुरु वंश के राजकुमार का हुआ, और इसके पहले भी एक राजा का जो हुआ हमने अभी पहले पढ़ा था। और उसके बाद इनका भी वही हश्र होता है नेपोलियन का, क्योंकि जब बात समानता है अपने हाथों में तो यूरोप के जितने भी देश थे ना सब देशों से युद्ध करना शुरू कर देता है। अब जब आपको रहना एक पास एक ही घर है, सबसे अमीर क्या बोलते हैं शत्रुता कर लीजिएगा, तो ये क्या किया था जहां पे था ना इसके आसपास इतना दुश्मन पाल लिया, पूरी दुनिया इसको मारने के लिए दौड़ी। वाटरलू का युद्ध होता है, इसको ले जाके एक जगह बंदी बना दिया जाता है। बंदी बनाने के बाद से एक क्या बोलते हैं इसको द्वीप होता है, बंदी बनाने के बाद इसको ले जाया जाता है। इसमें दिया है द्वीप का नाम, वाटरलू में हार हुई थी इसकी तो दिया है, उस द्वीप का नाम नहीं दिया। चलिए ठीक है, क्या था उस द्वीप के पास इसको ले जाया जाता है, उस द्वीप में इसको बंद कर दिया जाता है। फिर से वहां से जो वहां पे द्वीप में जो इसको जेल में कैद करके रखा था, पता नहीं कैसे उसे व्यवस्था करके पैसा दे के बकावा में लेके फिर आजाद होकर फिर अपने देश में आता है। आने के बाद फिर सम्राट बनता है, दूसरी बार बागडोर समाता है, फिर मारता है सबको। मतलब इसका काम था राजा बनना, युद्ध करना, पीटना। पहले राजा नहीं था, साधारण परिवार से आता था। अब क्या करता है, वाटरलू का युद्ध एकदम खतरनाक होता है, इसको उसमें हार मिलती है और उसके बाद बाकी हिस्सों में लोगों को मुक्ति मिल जाती है। इसको फिर से ले जाएगा केप कमेरिन द्वीप में शायद से, और वहां पे ले जाकर इसको फांसी दे दी जाती है। और उसके बाद से पूरा फ्रांस का जो भी क्रांति था समाप्त होता है। आगे लिखा है 1815 में वाटरलू की हार हुई, यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों